Hey everyone, this is Chani Danani welcoming you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको और भी कोर्सेज हैं जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए मिल जाते हैं। वो हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, यू गेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि SSC, बैंक, IIT JEE, नीट, everything. So you get, in short, every course that is required to prepare yourself for those exams, for the days जब आप जिसके लिए बहुत टाइम से आप ड्रीम कर रहे हो, आपको प्रेपरेशन करनी है, बट आप सोचते हो कि कहाँ से पढ़े। तो देखिए, आप डेफिनेटली सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स से तो जो है एक्सप्लोर कर ही सकते हो, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है एक्सेप्ट योर टाइम एंड डिटर्मिनेशन। सो या ये सारी चीज़ें आपको अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। बट क्या आपको लिखकर पूरा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा वीडियो एंड एवरीथिंग? नहीं, आपकी सुविधा के लिए सारे जो भी कोर्सेज हैं, सारे जो वीडियोस हैं, उन्हें प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज करके प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, और वहाँ जाके सारे कोर्सेज और वीडियोज़ जो है आसानी से एक्सप्लोर और एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए क्या करना होता है, कैसे जाते हैं वेबसाइट पर, कैसे देखते हैं वीडियोज़, सब बताऊंगी इन डिटेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। But right now we can get started with today's topic, जो होने वाला है comprehension पे based achievers section का discussion. So we are done with comprehension का पहला step that we know what exactly it is, यानी introduction के साथ हम already deal कर चुके हैं। Then we came to the beginner level, यानी कि हमने discuss किए बहुत सारे questions जहाँ आपको पता चला कि passages और poems दोनों आती हैं। Then we went to intermediate where we kind of solved a lot of questions again and gathered a lot of new words. But now it's time to discuss a lot of lengthy passages and poems with respect to comprehension. अब ये जो पार्ट मैंने बोला कि लेंदी से पैसेजेस हम पढ़ने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में लेंदी नहीं आते हैं पैसेजेस, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अल्टीमेटली कितना ही टाइम मिलता है, एंड उस टाइम में भी अगर आपको एक बहुत ही लेंदी सा पैसेज दे देंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं लेंदी पैसेजेस? क्योंकि अचीवर्स में हम वही चीज़ बिगनर और इंटरमीडिएट के पैसेजेस जैसा कुछ डिस्कस करते तो कुछ डिफरेंट आपके लिए प्रैक्टिस नहीं होती। बट अब आप अगर लेंदी पैसेजेस पढ़कर भी समझ पाते हो, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो फिर आपके सामने कोई भी पैसेज आ जाए आप आसानी से डील कर लोगे। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो, इसीलिए कुछ बहुत ही बड़े बड़े पैसेजेस जो हैं आज के वीडियो में आपको मिलेंगे, दैट आर समथिंग जो कि आपको डेफिनेटली नए वर्ड्स तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ सारे फैक्ट्स को एक साथ दिमाग में कैसे रखना है सो दैट आगे बढ़ गए तो पहले वाला कुछ भूल तो नहीं जाएंगे। वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने में मदद मिलने वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैसेज, जहां पर आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, दैट यू हैव टू रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो पैसेज काफ़ी बड़ा है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना है, ठीक है। That large animals require luxuriant vegetation has been a general assumption which has passed from one work to another. But I do not hesitate to say that it is completely false and that it has vitiated the reasoning of zoologists on some points of great interest in the ancient history of the world. अब होता क्या है कि भाई जब हमको अगर कोई पूछेगा तो बताओ सबसे ज़्यादा जानवर कहाँ पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बोलोगे जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन हो, ट्रीज़ हो, घास फूस हो, ग्रास हो, है ना, यानी कुल मिला के अच्छा सा वेजिटेशन हो जहाँ पर, वहाँ पर आप बोलेंगे कि एनिमल ज़्यादा होंगे। तो वही चीज़ है कि बहुत टाइम से ना ये जनरल असम्पशन चलता आ रहा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे होंगे, घास होगी, पेड़ होंगे, वहीं पर आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बट ये चीज़ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं, आई डू नॉट हेजिटेट टू से दैट इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। राइटर बोलते हैं मुझे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी ये बोलने में कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि सबसे ज़्यादा वेजिटेशन चाहिए होता है लार्जर एनिमल्स को, वो गलत है। ये बोलने में उसको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, क्योंकि वो प्रूफ करेंगे आपको कि ये सच बात है। And that it has vitiated the reasoning of zoologists on some points of great interest in the ancient history of the world. तो zoologists जो हैं वो obviously definitely जो अर्थ है, जो जियो वर्ड आता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको। तो यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि उन लोगों की जो रीजनिंग है कहीं ना कहीं विशिएटेड, यानी कहीं ना कहीं उनको भटका दिया था, एक गलत उनके रीजनिंग दिमाग में फॉर्म कर दिया इस पर्टिकुलर लाइन ने कि सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो वहीं एनिमल्स होंगे। The prejudice has probably been derived from India and the Indian islands, where troops of elephants, noble forests and impenetrable jungles are associated together in everyone's
माइंड। अब स्पीकर का कहना है कि ये जो फंडा है ना कि सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होगा वहीं एनिमल्स होंगे, ये डेफिनेटली इंडिया से आता है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि जब भी आप इंडिया से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ और जंगल के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारे एलिफेंट्स, ट्रूप्स ऑफ एलिफेंट्स, नोबल फॉरेस्ट यानी जो घने से जंगल होते हैं वो, एंड इनपेनिट्रेबल जंगल्स, ऐसे जंगल जहाँ पर आप एंटर भी नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज सो लश, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि भैया इंडिया में ऐसे जंगल होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारा घना घना से जंगल होता है, और वहीं पे आपको बहुत सारे हाथी दिखेंगे, ट्रूप्स ऑफ एलिफेंट्स दिखेंगे। If, however, we refer to any work of travels through the southern parts of Africa, we shall find allusions in almost every page either to the desert character of the country. और नेक्स्ट वो बोलते हैं कि बट अगर हम साउथ अफ्रीका से रिलेटेड या अफ्रीका से रिलेटेड कुछ भी चीजें दिमाग में लाएंगे ना, हमें क्या दिखेगा? सदर्न अफ्रीका में क्योंकि बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, तो आपको ऐसे अल्यूजन यानी इनडायरेक्ट सी आपकी इमेजेस बनेगी दिमाग में, जहां पर हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखेगा कि पेड़ पौधे इतने हैं ही नहीं, डेजर्ट टाइप की कंडीशन है, बट वहां पर लार्ज एनिमल्स हैं। The same thing is rendered evident by the many engravings which have been published of various parts of the interior. कई एनग्रेविंग्स यानी कि कई चीज़ें होती हैं जो प्रिंट की जाती हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये जो एविडेंस है, ये जो प्रूफ है वो भी मिलता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे भी जानवर देखे गए हैं। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। Dr. Andrew Smith, who has lately succeeded in passing the Tropic of Capricorn, informs me that taking into consideration the whole of the southern part of Africa, there can be no doubt of its being a sterile country. यहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे बढ़ चुके हैं, कैप्रिकॉन से सॉरी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने राइटर को इन्फॉर्म किया कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की जो मोस्ट ऑफ द ज़मीन है वो बहुत ही स्टेराइल है, यानी कि बंजर ज़मीन है, यानी वहाँ पर ज़्यादा जंगल, पेड़ पौधे ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। On the southern coast, there are some fine forests, but with these exceptions, the traveler may pass for days together through open plains covered by a poor and scanty vegetation. क्या दिया हुआ है कि जो southern coast है ना, southern टाइप का एरिया है, वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट होते नहीं, जंगल होते नहीं, वहाँ पर मिलेंगे आपको, बट इसके अलावा जो कि एक्सेप्शंस है ये जंगल होना, इसके अलावा अगर कोई वहाँ पर ट्रैवल करने जाता है तो वो बहुत टाइम तक मतलब ट्रैवल करता रहेगा और उसको सिर्फ ऐसी जमीन मिलेगी जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन है, स्कैंटी मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर वेजिटेशन है। Now if we look to the animals inhabiting these wide plains, we shall find their numbers extraordinarily great and their bulk immense. अब आगे क्या बोला जा रहा है? But if we look to the animals, मतलब आपने यहाँ पे जगह देखी, वहाँ पे ज़्यादा जंगल वंगल नहीं है, बट अगर आप जानवरों पे ध्यान दें यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा यहाँ पर, एंड इट इज़ अ बल्क इमेंस, लाइक बहुत 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 ज़्यादा एनिमल्स मिल जाएंगे आपको, ऑल्दो यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। It may be supposed that although the species are numerous, the individuals of each kind are a few. ये हो सकता है कि स्पीशीज जो है वो बहुत सारी हैं, पर हर एक स्पीशी का जो जानवर है या एनिमल्स हैं वो हो सकता है कि बहुत कम यहाँ पर हो। बाय द काइंडनेस ऑफ डॉक्टर स्मिथ आई एम एनेबल टू शो दैट द केस इज वेरी डिफरेंट, बट वो ये शो करेंगे, प्रूव करेंगे डेफिनेटली डॉक्टर स्मिथ की मदद से। ही इन्फॉर्म्स मी दैट इन 1 day's march with the bullock wagons he saw without wandering to any great distance on either side between 100 and 150 rhinoceroses. The same day he saw several herds of giraffes अमाउंटिंग टुगेदर टू नियरली 100। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि उन लोगों ने जो डॉक्टर स्मिथ है वो कहते हैं कि वो ना कहीं ऐसे नहीं गए जंगल वंगल के एरिया में, बस नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बुलक वैगन में, यानी बुलक कार्ट होते हैं ना, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसी बुलक वैगन होता है। नहीं, वैगन एक स्क्वायर टाइप की मतलब गाड़ी सी होती है, इसमें पहिए ये लगे होते हैं और आगे जो है उसको बुलक चला रहा होता है। तो उस गाड़ी में बैठ के उन्होंने देखा कि उनको रास्ते में करीबन 100 से 150 के बीच में राइनोस दिखे, साथ ही साथ उनको उसी दिन में बहुत सारे जिराफ्स का भी झुंड दिखा जो करीबन 100 की तरफ होंगे, 100 के नंबर में होंगे। अमाउंटिंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ जब गिनोगे तो इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब जंगल में नहीं देखा, आसपास जब वो ऐसे ट्रैवल कर रहे थे तब देखा उन्होंने, और विथ नंबर प्रूफ कर रहे राइटर हमको कि देखिए मैंने जो फर्स्ट लाइन बोली थी वो डेफिनेटली फॉल्स है कहीं ना कहीं। क्लियर? ओके। At the distance of a little more than 1 hour's march from their place of encampment on the previous night, his party actually killed at one spot 8 hippopotamuses and saw many more. तो यहाँ पर इनकैम्पमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कैंपिंग करते हैं ना, बकायदा टेंट लगता है, वहाँ जाके रहते हैं लोग, राइट। तो वही चीज़ यहाँ डॉक्टर स्मिथ कर रहे थे कि उनके
इनकैंपमेंट से 1 घंटे का कोई आगे का इन्होंने चला होगा और वहां पर इन्होंने देखे कितने, कम से कम 8 हिप्पोपोटामसेस। क्लियर? इन दिस सेम रिवर देयर वर लाइकवाइज क्रोकोडाइल्स, और उसी नदी में बहुत सारे मगरमच्छ भी थे। ऑफ कोर्स इट वाज अ केस क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू सी सो मेनी ग्रेट एनिमल्स क्राउडेड टुगेदर, बट इट एविडेंटली प्रूव्स दैट दे मस्ट एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर्स। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी इतने सारे जानवरों को एक साथ देखना, मतलब क्राउड, एक भीड़ जमा करके रखी है उन्होंने वहां पर, बट यस इससे प्रूफ होता है कि वो बहुत ज्यादा नंबर में वहां मौजूद हैं। डॉक्टर स्मिथ डिस्क्राइब्स द कंट्री पास थ्रू दैट डे एज बीइंग थिनली कवर्ड विद ग्रास and bushes about 4 feet high and still more thinly with mimosas trees। अब डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि वहां पर जब वो गए ना, तो वो कंट्री को ऐसे शॉर्ट में उनको अगर बताना हो कि क्या है, तो वहां पर बहुत कम ग्रास वगैरह है, घास है, साथ ही साथ कुछ कुछ झाड़ियां हैं, बुशेस हैं 4 फीट के हाइट पे, एंड उससे भी ज्यादा जो है वहां मिमोसा नाम के पेड़ हैं। Besides these large animals, anyone the least acquainted with the natural history of the Cape has read of the herds of antelopes, which can be compared only with the flocks of migratory birds। Next बोला है कि इन large animals के अलावा अगर हमको बात करनी है, तो जिन लोगों को नहीं पता, जो natural history से ज़्यादा acquainted यानी कि ज़्यादा जानते नहीं हैं, ऑफ द केप हैज रेड ऑफ द हर्ड्स ऑफ ऑन्टलोप्स। ऑन्टलोप भी एनिमल है जिसके झुंड जो है विच कैन बी कंपेयर्ड ओनली विद फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, कि भैया जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना, जो सीजन अगर एक जगह पे सही नहीं होता जहाँ वो रह रही होती, तो पक्षी जो है वो कहीं और चले आते हैं दूसरी कंट्री में, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं, बिकॉज वो माइग्रेट करे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके झुंड से कंपेयर किया जाता है ऑन्टलोप्स के ग्रुप को। क्लियर? ओके। The numbers indeed of the lion, panther and hyena and the multitude of birds of prey mainly speak of the abundance of the smaller quadrupeds। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि numbers indeed of lion, panther and hyena, ठीक है, एंड द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड यानी बहुत बड़ा नंबर, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे यानी जो शिकार करते हैं पक्षी, वो प्लेनली स्पीक ऑफ द अबंडेंस ऑफ स्मॉलर क्वाड्रपेड्स। तो ये शो करते हैं कि भैया यहाँ पर जो छोटे छोटे 4 पैरों वाले एनिमल्स हैं, क्वाड्रपेड्स यानी 4 पैरों वाले, उनका नंबर यहाँ ज्यादा है। One evening 7 lions were counted at the same time prowling round Dr. Smith's encampment। एक दिन 7 लायंस, बहुत बड़ी बात होती है 7 लायंस कहीं पे दिख जाए एक साथ, तो इनके जो डॉक्टर स्मिथ्स के एनकैंपमेंट है जहाँ ये रह रहे थे उसके आसपास 7 लायंस जो हैं वो देखे गए थे। प्राउलिंग का मतलब होता है वहां पर अपने शिकार को ढूंढते हुए भटकना, वैंडर करना, उसको प्राउलिंग कहते हैं। As this able naturalist remarked to me, the carnage each day in southern Africa must indeed be terrific। इसीलिए यहाँ पर जो इतने सारे लायंस हैं, तो डेफिनेटली प्रूफ हो रहा होगा कि मतलब एक ही जगह पे जब 7 लायंस हैं वहाँ पर शिकार करने के लिए, तो इमेजिन करो जो डेथ रेट होता होगा, जो वहाँ पर जानवरों को मारा जाता होगा, वो कितना ज़्यादा होगा। I confess it is truly surprising how such a number of animals can find support in a country producing so little food। अब इस कंट्री में बहुत कम खाना है, तो ये शॉक्ड है कि इतने सारे जानवर वहाँ पर कैसे पाए जा रहे हैं जबकि वहाँ पर खाने की बहुत कमी है। The larger quadrupeds no doubt roam over wide tracts in the search of it, and their food chiefly consists of underwood, which probably contains much nutriment in a small bulk। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बड़े बड़े 4 पैरों वाले जानवर हैं ना, क्वाड्रपेड्स हैं, वो लोग ऐसे घूमते रहते हैं खाने के लिए, और मोस्टली इनका जो खाना होता है वो अंडरवुड होता है, यानी बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ना कुछ कुछ उगता रहता है, छोटे छोटे पेड़ टाइप्स, तो वो ये खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Dr. Smith also informs me that the vegetation has a rapid growth. No sooner is a part consumed, then its place is supplied by a fresh stock। मतलब यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ अच्छी है, बट उसको फटाफट से खा लिया जाता है और फिर उसके बाद फिर से जो है नया वेजिटेशन देखने को मिलता है। There can be no doubt, however, that our ideas respecting the apparent amount of food necessary for the support of large quadrupeds are much exaggerated। Definitely हमको जो लगता है कि इतना इतना खाना चाहिए, दैट इज समथिंग जो बहुत खींच तान के बताया, एग्जैजरेट किया हुआ है, बट एक्चुअली इतना फूड तो होता है वहां पर जो कि नेसेसरी होता है फॉर सपोर्ट ऑफ देम। डन? ओके। The belief that where large quadrupeds exist, the vegetation must necessarily be luxuriant is the more remarkable because the converse is far from true। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ बोली जाती है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जानवर, 4 पैरों वाले जानवर पाए जाते हैं, वहाँ पर वेजिटेशन 100% बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत लग्जूरियंट होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, बट ये चीज़ जो है वो इतनी भी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑपोजिट है जस्ट वो ज़्यादा सही है। ठीक है, इट इज़ फार फ्रॉम ट्रू। तो क्या दिया हुआ है, बिकॉज द कन्वर्स इज फार फ्रॉम ट्रू, यानी कि अगर हम इसका उल्टा करेंगे ना, वो बहुत ही दूर है सच्चाई से। Mr. Burchell observed to me that when entering Brazil, nothing struck him more forcibly than the splendor of the South American vegetation contrasted with that of South
अफ्रीका। अब यहाँ पे बात हो रही है तीसरे पर्सन की, पहले हम राइटर की बात कर रहे थे, फिर हम डॉक्टर स्मिथ की बात कर रहे थे, अब आ गए मिस्टर बर्शेल, जिन्होंने बताया कि जब वो ब्राजील गए थे ना तो उनको सबसे ज्यादा जो चीज स्ट्राइक की थी या सबसे ज्यादा जो उनको दिखी प्रोमिनेंट चीज वो था कि साउथ अमेरिकन वेजिटेशन का जो स्प्लेंडर है, यानी जो ग्रैंड लेवल पे, जो मैग्निफिसेंट लेवल पे यहाँ पर वेजिटेशन है वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ही ऑपोजिट टाइप का है साउथ अफ्रीका से, टुगेदर विद द एब्सेंस ऑफ ऑल लार्ज क्वाड्रुपेड्स, एंड डेफिनेटली वहां पर फिर बड़े बड़े जो क्वाड्रुपेड्स हैं, चार पैर वाले जानवर है, वो नहीं है। In his travels, he has suggested that the comparison of the respective weights, if there were sufficient data of an equal number of largest herbivores quadrupeds of each country, would be extremely क्यूरियस। यहाँ पे ये वो कहते हैं कि अगर एक कंपैरिजन करेंगे ना इस नंबर पे कि जो बहुत बड़े बड़े हर्बीवोर्स क्वाड्रुपेड्स हैं उन सबके नंबर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस आपको नंबर दिखेगा। इफ़ वी टेक ऑन द वन साइड द एलिफेंट्स, हिप्पोपोटामस, जिराफ, बॉस कैफर, eland, 5 species of rhinos, and on the American side 2 tapirs, the guanaco, the 3 deer, the vicuana, the peccary, capybara, ये सब जानवरों के नाम है, ठीक है। Afterwards, we must choose from the monkeys to complete the number and then place these two groups alongside each other. It is not easy to conceive ranks more disproportionate in size. क्या दिया हुआ है कि अगर हम ना इतने जानवर अफ्रीका से, इतने जानवर अमेरिका से अगर हम एक साथ रख देना तो आपके लिए बहुत इतना इजी नहीं होने वाला है कि आप एक तरीके से कंपैरिजन कर पाओ। तो जरूरी नहीं है जहाँ वेजिटेशन नहीं है वहाँ जानवर नहीं हो सकते हैं, जहाँ ज्यादा वेजिटेशन है वहाँ ज्यादा जानवर होंगे, इतना भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? ओके। आफ्टर द अबव फैक्ट्स वी आर कंपेल्ड टू कंक्लूड, तो ये सब पढ़ने के बाद डेफिनेटली हम फोर्स्ड हो गए हैं, हम ये चीज बोलेंगे ही, अगेंस्ट एंटीरियर प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द मेमेलिया देयर एग्जिस्ट नो क्लोज रिलेशन बिटवीन द बल्क ऑफ द स्पीशीज एंड द क्वांटिटी ऑफ द वेजिटेशन इन द कंट्रीज विच दे इनहेबिट। तो ले देके इतना बड़ा जो हमने पैसेज पढ़ा है उससे हमें ये प्रूव करने को मिल रहा है कि भैया जितने ज्यादा स्पीशीज हो उतना ही ज्यादा वेजिटेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज कहीं से भी कहीं तक एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि जहां वेजिटेशन नहीं है वहां पे भी इन्होंने इतने सारे नंबर में इतने बड़े बड़े जानवर देखे हैं जहां शायद इनको उम्मीद भी नहीं थी। डन है? तो पैसेज काफी लेंदी था, आई अंडरस्टैंड, बट आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा कि कैसे पढ़ते 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 चीजों को लिंक करना पड़ता है दिमाग में, अदरवाइज कुछ भी स्किप हो सकता है। अभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कभी कभी ना 2 पैराग्राफ का भी पैसेज होना, उसको समझने में भी कभी कभी 4-5 बार उसे पढ़ना पड़ता है, इतना घुमा फिरा के दिया होता है। तो आपको ले दे के लेंथ पे नहीं जाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आप पढ़कर समझ पाते हो या नहीं। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ब्लैंक। ये जो ऑथर हैं जो लिख रहे हैं वो किस चीज से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है? We're discussing the relationship between the size of mammals and the nature of vegetations in their habitat. भैया कितना ज़्यादा mammals हैं और कितना वहाँ पे vegetation है उसके बीच में इनको relationship discuss करना है। Contrasting ecological conditions in India and Africa, इंडिया और अफ्रीका में कितनी conditions अलग है वो। Proving that large animals do not require much food, बड़े बड़े जानवरों को खाना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, वो prove कर रहे हैं। Describing the size of animals in various parts of the world, हर एक जगह पर कैसे कैसे कितने बड़े बड़े जानवर हैं। तो देखिए आप डेफिनेटली ऑप्शन बी और डी को तो एलिमिनेट कर चुके होंगे, अब बचता है ए और सी। कई लोग हैं जो सी टिक करके आ जाएंगे, जो गलत है, ठीक है। ये कोई नहीं बोल रहे कि खाना नहीं चाहिए होता, वो नहीं बोला, उन्होंने बोला जहां ज्यादा पे वेजिटेशन हो वहां पर ज्यादा जानवर हो, या जहां वेजिटेशन ज्यादा ना हो वहां ज्यादा जानवर ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो वो रिलेशनशिप बता रहे हैं इसके बीच में, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। इजी? ओके, दूसरे पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजुडिस हैज लेड टू, प्रेजुडिस जो है मतलब पुरानी जो सोच है, पहले से जो दिमाग में धारणा बना के रखते हैं ना, प्री कंसीव्ड नोशन, वो प्रेजुडिस है। उसने क्या किया, जो लॉजिस्ट लोगों का ना दिमाग थोड़ा फेर दिया है, लाइक उनकी जो रीजनिंग है उसको हटा दिया है, अलग कर दिया है। एरर्स इन द रीजनिंग ऑफ बायोलॉजिस्ट, false ideas about animals in Africa, incorrect assumptions on the part of geologists, and doubt in the mind of the author. So ये चीज नहीं बोली उन्होंने कि prejudice की वजह से हुआ है, ना ही अफ्रीका की बात हुई है और बायोलॉजिस्ट नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है बिकॉज एक ही जगह जियोलॉजिस्ट दिया हुआ है। डन? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर मेंशन टू ब्लैंक। भैया जो फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो किस लिए मेंशन किए हैं, यहाँ पे देख लो अगर भूल गए हो तो। यहाँ पर उन्होंने ऑन्टोलोप्स का कहीं ना कहीं पर रिलेशन बताया। ये देखिए, लीस्ट एक्वेंटेड विद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ केप हैज रेड ऑफ द हर्ड्स ऑफ ऑन्टोलोप्स which can be compared only with the flocks of migratory birds। ठीक है, तो ऑन्टोलोप्स वाला जो भी होगा ना ऑप्शन, हम उससे थोड़ा लिंक करके आंसर करेंगे।
Describe an aspect of fauna of South Africa, illustrate a possible source of food for large carnivores, contrast with the habits of the antelope and suggest the size of antelope herds. तो भैया यहाँ पर इन्होंने हैबिट्स बताई है antelope की, कि जो साइज है antelope herds का वो बताया, क्योंकि ये दोनों में तो antelope की बात नहीं हो रही है, राइट. सो आपका आंसर क्या है, डेफिनेटली क्या बोला है कि साइज को कंपेयर सिर्फ और सिर्फ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ किया जा सकता है. सो इट इज अबाउट द साइज ऑफ द ग्रुप ऑफ antelopes. क्लियर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. डार्विन कोड्स बर्शल्स ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर टू. फटाफट से जाते हैं अब हम बर्शल पे. डार्विन क्यों लिखा है, क्योंकि ये ना अडेप्ट हुआ है डार्विन के किसी राइटिंग से. ठीक है, फटाफट से जाते हैं बर्शल्स पे. यस, ये रहा. मिस्टर बर्शल ऑब्जर्व टू मी, जब वो ब्राजील जा रहे थे तो उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका का जो एक अलग ही वेजिटेशन है, मैग्निफिसेंट वेजिटेशन है, वो साउथ अफ्रीका से कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग था. और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम इतने रख दें, इतने जो एनिमल से रख दें, तो हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, ये ले दे के समरी थी इसकी. फटाफट से चलते हैं बर्शल वाले क्वेश्चन में कि दिया क्या. ओह शिट, आंसर बता दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं. काउंटर अ पॉपुलर मिसकंसेप्शन, डिस्क्राइब अ रीजन ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर, प्रूव अ हाइपोथेसिस, इलस्ट्रेट अ वेल नोन फिनोमिनन. तो ये कोई फिनोमिनन को एलैबोरेट नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि कितना गलत हम सोचते रहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है. कोई हाइपोथेसिस को प्रूफ नहीं कर रहे, बल्कि उसको गलत ठहरा रहे हैं वो. किसी रीजन का ग्रेट स्प्लेंडर नहीं हो, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि अफ्रीका की भी बात की तो वहाँ पे ग्रेट स्प्लेंडर है नहीं. तो एक मिसकॉन्सेप्शन जो है ना, कि जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होगा वहीं जानवर होंगे, जहाँ कम होगा वहाँ जानवर नहीं होंगे, वो चीज़ वो काउंटर कर रहे हैं, यानी उसके खिलाफ बता रहे हैं. ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है. डन. ओके, फिफ्थ पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ स्प्लेंडर. तो स्प्लेंडर वेजिटेशन बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैग्निफिसेंट, ग्रैंड जो होता है ना, वो मीनिंग होता है स्प्लेंडर का. सो इसका सीधे उल्टा उल्टा बताना आपको. सो ऑप्यूलेंस, मॉडेस्ट, ग्रैंडवर, मैग्निफिसेंस. तो ऑप्यूलेंस, ग्रैंडवर, मैग्निफिसेंस, ये सब बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, ग्रैंड चीज की बात करते हैं, स्प्लेंडर की बात करते हैं. तो उल्टा हो जाता है मॉडेस्ट, यानी बिल्कुल मॉडरेट. क्लियर. ओके, सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ. यानी इसके लिए वन वर्ड आपको देना है. तो स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और इन एफिशिएंसी ऑफ इज विशिएटेड, स्कैंटी, अल्यूजन, इंग्रेविंग. तो इंग्रेविंग मैंने आपको बताया कुछ प्रिंट्स वगैरह होती हैं जो कि बताई गई हैं, तो उसमें प्रूफ. अल्यूजन यानी इनडायरेक्ट आपके दिमाग में जब इमेजेस या कोई कैरेक्टर्स आते हैं वो अल्यूजन होता है, इल्यूजन नहीं है. इल्यूजन इज भ्रम, अल्यूजन इज जो इनडायरेक्ट इमेजेस आती हैं. स्कैंटी मतलब बहुत ही कम. बचता है विशिएटेड, विच इज विशिएटेड द थिंकिंग या रीजनिंग ऑफ जियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो इट इज टू स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका ये करेक्ट मीनिंग है. डन. ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पैसेज. तो पैसेज काफी बड़ा था और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली पैसेज समझना जरूरी था. सो या दिस इज हाउ आपके 6 क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो गए. अब आते हैं दूसरे पैसेज पे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है, साथ ही समझ आ जाएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, पढ़ते हैं, चलो. I have always held the belief that rationale or logic has no place in faith. यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं हमेशा से ये चीज को मानता हूं कि रैशनल यानी कि जो लॉजिकल अप्रोच होता है ना, कि ये सही है क्योंकि इसका प्रूफ है इस तरीके से, तो वो चीजों की जगह कभी भी फेथ या विश्वास में नहीं होती है. इफ यू हैव फेथ इन द सुप्रीम देन यू मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट आउट देयर टू डिफेंड योर फेथ बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक एविडेंस. अगर आप सुप्रीम पावर या गॉड में बिलीव करते हो, आपका विश्वास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज अपने साइंटिफिक प्रूफ पे बेस्ड है, जो साइंटिफिकली सही है, और अगर आप मानते हो तो आप उसको जो है डिफेंड करो. नहीं, आपको अगर सुप्रीम में फेथ है वो भी रखो और आप अपना जो लॉजिक है वो भी करो. दोनों चीजें एक साथ नहीं जा सकती हैं. इसका कोई लेना देना नहीं कि अगर कोई लॉजिकल बात कर रहा है तो वो सुप्रीम में मान ही नहीं सकता, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है. Those who don't share or believe have an equal right to their opinion. What matters is your personal stand. भैया हो सकता है कि आप अपना जो बिलीव है वो बाकी लोग नहीं मानते आपकी बातों को या आपके बिलीफ को नहीं मानते, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों को राइट है, दोनों के पास अपना अपना हक है पॉइंट को बिलीव करने का. जो नहीं कर रहा वो भी सही अपनी जगह, आप नहीं करो तो आप भी अपनी जगह पे, आपका खुद का राइट है. मैटर करता है आपका पर्सनल स्टैंड, कि क्या आप पर्सनली उस चीज के लिए खड़े हो या नहीं. इफ यू फील पीसफुल एंड जॉयस, इफ यू फील इंस्पायर्ड टू डू गुड डीड्स बाय हैविंग योर फेथ, देन बाय ऑल मीन्स कीप इट, देयर इज नो रीजन टू अबैंडन इट. यानी कि
आपका कोई बिलीव है, सपोज आप नहीं मानते हो सुप्रीम में, बट आपका कोई बिलीव है। अब उस बिलीव से अगर किसी का भला हो रहा है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, गुड डीड्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को मानो। आपको उसको रोकने की या उसको हमेशा के लिए छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सुप्रीम में बिलीव करते हो और आप अच्छे डीड्स कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आप खुद संतुष्ट हो, आपको आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो वो सही है। साथ ही साथ अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो सुप्रीम में और फिर भी आप ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर रहे हो बिकॉज आपका फेथ है कुछ और लॉजिक में, तो भी आप उसको छोड़ो मत। यानी कि ले दे के जो भी कर रहे हो अगर वो सही है तो या यू आर इक्वली वेलकम्ड। आइंस्टीन once got a letter asking if he believed in the supreme। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला कि मतलब एक लेटर लिख के भेजा कि क्या आप मानते हो सुप्रीम में, बिकॉज ये साइंस से रिलेटेड है, साइंटिस्ट हैं, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं आप साइंटिस्ट हो तो आप मानते ही नहीं हो कि सुप्रीम कुछ पावर होती है। आइंस्टीन सेट a telegram in response stating, I believe in Spinoza's idea of the supreme who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in someone who concerns himself with the fates and actions of human beings। अभी देखो, इन्होंने फिर जवाब दिया कि मैं जो हूँ स्पिनोजाज आइडिया जो है सुप्रीम को लेकर उसमें बिलीव करता हूँ, और वो आइडिया क्या है कि इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ वॉट एग्जिस्ट नॉट इन समवन। आप जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ अगर हार्मनी में हो, आप एक तरीके से फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है आपकी, ना कि आप ऐसे हो हु कंसर्न्स हिमसेल्फ विद द फेट्स एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स कि भैया ये जो चीज़ है ना वो तभी ऐसी होगी जब अगर ये किस्मत में लिखा होगा, या फिर अगर ये ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। जो इस चीज़ में बिलीव करता है कि अगर सब कुछ हार्मोनाइज है, अगर सब कुछ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है तो सही है, उस चीज़ में अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीव करते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। In case you are not familiar, Baruch Spinoza was a Dutch philosopher। अगर आपको नहीं पता कि ये स्पिनोजा कौन है, तो ये एक डच फिलोसोफर थे और डच में ब्रिलियंट इंजीनियर्स माने जाते हैं, मतलब वहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो जाने जाते हैं, बट उसके अलावा फिलोसोफर्स भी हैं, इसलिए लिखा है येस नॉट जस्ट ब्रिलियंट इंजीनियर्स, दे हैव फिलोसोफर्स टू। ठीक है। An unorthodox and independent thinker, his views were revolutionary at the time। अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है? सबसे पहले समझो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है। जिनकी बहुत ही पुरातन पंथी सोच होती है, जो बहुत ऐसा सोचते हैं कि पुराने जो ट्रेडिशंस होते हैं कि ऐसा नहीं करो, या फिर अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें जो बिलीव करते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होता है। और जो लोग इस पुरानी बातों में बिलीव नहीं करते वो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग के विचारों के इंसान थे एंड इंडिपेंडेंट थिंकर थे, उनकी अलग अपनी खुद की सोच थी एंड हिज व्यूज वर रिवोल्यूशनरी एट दैट टाइम। उस वक्त ऐसी चीज़ें सोचना एक क्रांति लाने से कम नहीं था। सो या डेफिनेटली इसीलिए वो जाने जाते हैं। His philosophy is thought provoking, so where does that leave us in regards to faith? और अगर उनकी फिलॉसफी पढ़ते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो, आप खुद दिमाग खुल जाता है कि हाँ यार ये बात भी तो सही है। तो ले दे के वो सिर्फ उन बातों से बंधे हुए नहीं हैं जो कि पुरानी चीज़ें मानी जाती थी, बल्कि वो अपना खुद का भी एक स्टैंड रखते हैं। टू मी फेथ इज अ सेंटिमेंट, इट्स एन इमोशन। राइटर कहते हैं कि मेरे लिए विश्वास या फेथ जो है वो एक इमोशन है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस विश्वास कर लिया, हाँ मुझे इस चीज़ पे विश्वास नहीं, वो एक इमोशन है, एक भावना है। Just like you fall in love and you surrender in love and you find yourself willing to do anything for the person you love, same is with faith। भाई यहाँ पर उन्होंने लव और फेथ को कंपेयर किया, बिकॉज ये बात हम ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं कि भाई जैसे ही अगर कोई जो है प्यार में पड़ जाता है तो डेफिनेटली पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है, न्यौछावर कर देता है। जिस इंसान से वो प्यार करता है उसके लिए वो हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो उस इमोशन से जुड़े हुए। उसी तरीके से होता है फेथ यानी विश्वास, कि अगर आप विश्वास करते हो तो आप पूरी तरीके से अपने आप को उस फेथ के हवाले कर देते हो। Faith is love। When you have faith, you let go of your worries of the future, you let go of your guilt of the past, and because you have surrendered to the divine will। तो फेथ जो है, विश्वास जो है, वो भी लव है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में विश्वास होता है तो आप क्या करते हो, यू लेट गो ऑफ योर वरीज ऑफ द फ्यूचर। आप बस विश्वास करते हो, फिर आप फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा आप उस चीज़ की टेंशन करते नहीं हो, आपका बस विश्वास होता है, टूट विश्वास। तो दैट इज समथिंग देयर। दूसरा, आप जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी गिल्ट है, उस चीज़ को भी लेट गो करते हो कि ठीक है मुझे विश्वास है सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। एंड बिकॉज यू आर सरेंडर टू द डिवाइन विल। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से फेथ में सरेंडर कर दिया कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर? यू रिमेन कमिटेड टू अ लाइफ ऑफ गुडनेस एंड एक्शन। और फिर आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां आप ये सोचते हो कि बस मैं अपने कर्म करूंगा, मैं अच्छी चीजें करूंगा और फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट यू ऑल्सो रिकग्नाइज दैट देयर आर अदर बिगर फोर्सेज ऑफ इमेंस स्केल इन प्ले इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इट विल डू टू यू मच गुड टू प्ले अलॉन्ग।
बट ऑल्सो आप धीरे धीरे ये चीज़ भी समझते हो कि भाई मेरा फेथ तो है, बट उसके अलावा भी कुछ बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं, कुछ बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हैं जो कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके साथ आपको वैसा ही रिवॉर्ड देता है। तो ले दे के आपका जो फेथ है वो क्या है भाई, एक इमोशन है। अगर आपको किसी सही चीज़ में विश्वास है, अगर आप सही डीड्स कर रहे हो, अच्छे एक्शंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो गलत नहीं है, ऐसा राइटर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ कहता है यू गेन दिस करेज जेस्ट एंड ज़ील टू वर्क हार्ड टू एक्सेल टू सर्व। डेफिनेटली अगर आप में एक अलग ही फेथ होता है तो आप में हिम्मत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। जेस्ट और ज़ील एक ही चीज़ है, एनर्जी आना, ठीक है, एक एक्साइटमेंट आ जाती है। टू वर्क हार्ड, आप मेहनत करने के लिए ना बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो। टू एक्सेल, और फिर आप आगे बढ़ पाते हो एंड अपने कर्म करते हो। लाइफ लुक्स ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग लुक्स प्राइसलेस देन बिकॉज इट्स ट्रूली इज। अब आप जब फेथ आई गया आप में तो डेफिनेटली आपको लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज यू आर लाइक कि मैं अपने अच्छे काम करूंगा और सब अच्छा होगा। तो वो एक एनर्जी आप में आ जाती है टू वर्क प्रॉपरली एंड एवरीथिंग लुक्स प्राइसलेस, और फिर हर चीज़ आपके लिए अनमोल हो जाती है। एंड डेफिनेटली हर चीज़ अनमोल है। इवन आर सफरिंग इज प्राइसलेस। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे बेस्ट लाइन है इस पैराग्राफ की कि इवन आप जो परेशानियां देखते हो ना जिंदगी में, वो भी अनमोल होती है। अभी परेशानी कैसे अनमोल हो सकती है वो देखते हैं। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन यू। क्योंकि आप जब परेशानियों का सामना करते हो आप में एक अलग ही हिम्मत आ जाती है, क्योंकि आप परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ चुके हो, राइट। तो वो जो हिम्मत होती है ना, फिर आप कुछ भी आता है लाइफ में उसके साथ डील कर लेते हो। साथ ही साथ परेशानियों के टाइम पे आप अपने आप के बारे में ज़्यादा जान पाते हो, आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाते हो कि मैं क्या हूँ या कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं सफरिंग आपको बहुत मदद करती है अपने आप को जानने में, एक स्ट्रेंथ गेन करने में, इसीलिए वो प्राइसलेस है। इट इज़ प्राइसलेस बिकॉज यू अप्रिशिएट लाइफ मोर, इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू यू, द रियल यू। ऑल्सो जब आपके पास सब अच्छा अच्छा होता है ना तो आपको लाइफ की कद्र नहीं होती, बट जब कुछ बहुत बुरा वक्त आता है तो हम अपनी लाइफ को, अपने आप को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं, हम बहुत क्लोज हो जाते हैं खुद से, ठीक है, अपने आप को जानने लगते हैं। और इसीलिए सफरिंग्स जो हैं वो भी प्राइसलेस होती हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय आस्किंग पेरी थिंग्स फ्रॉम द सुप्रीम, ट्रस्ट द इमेंसिटी ऑफ नेचर। डेफिनेटली खुद को ऐसे परेशान मत करो, ऐसा मत करो कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, और आप सिर्फ सुप्रीम पावर से मांग रहे हो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नहीं मिलता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट द इमेंसिटी ऑफ नेचर, आपको हमेशा जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो नेचर है, प्रकृति है, उस पर हमेशा भरोसा होना चाहिए। फेथ डज नॉट मीन ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। डेफिनेटली विश्वास का मतलब नहीं होता कि आप किसी चीज़ पे विश्वास करो तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इट सिंपली मीन्स यू लुक अपॉन एवरीथिंग दैट्स ग्रांटेड टू यू एज अ ब्लेसिंग। फेथ का मतलब होता है कि आपको जो कुछ भी मिला है आप उसे एक आशीर्वाद की तरह ट्रीट करने लगते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करने लगते हो, एंड दैट इज वॉट इज रियल faith. Just focus on your deeds and before long you will be filled beyond measure. Definitely सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो कि आप सब सही कर रहे हो कि नहीं, आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हो। बस अगर वो चीज़ पे आपने काम कर लिया लाइफ में तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और आपको समझ आएगा कि असली फेथ क्या होता है, ठीक है। Accepting the transient nature of this world and its eternal impermanence is the definitive path to inner peace. Definitely जिस दिन आपने प्रकृति का ये जो ट्रांजिएंट नेचर है, जो टेम्परेरी नेचर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब आप ये समझ गए तो आप जो है बहुत बड़ी चीज़, जो डेफिनेटिव पाथ है, जो कि एक सही रास्ता है, एक रियल संतुष्टि, एक रियल खुशी का, वो समझ जाओगे। ईदर लिव इन कंप्लीट सरेंडर और एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल। या तो पूरी तरीके से आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दो फेथ के प्रति, या फिर आप कंट्रोल करके रहो कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, सही करना है, गलत कुछ नहीं करना। दोनों चीज़ों में से कुछ भी करो, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ योर बोट इज नीदर एंकर्ड नॉर गाइडेड इट विल जस्ट ड्रिफ्ट देन। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ को या तो पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर दिया है या पूरी तरीके से आपने कंट्रोल नहीं किया है, तो फिर आप पता है क्या, भटकते रहोगे कहीं बीच में। जैसे कि आपकी नाव है, अगर वो एंकर्ड नहीं है, यानी कि कहीं से बंधी हुई नहीं है, कहीं से कंट्रोल नहीं है, या फिर वो गाइडेड नहीं है कि भाई एक तरीके से पता हो कि सरेंडर कैसे करना है, कैसे चलते जाना है, तो फिर नाव ड्रिफ्ट करती रहेगी, यानी पानी के बहाव के साथ चलती जाएगी। इट विल ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स, डिजायर्स एंड इमोशंस। बोट फिर वैसे ही पानी के डायरेक्शन में चलती जाएगी जहां पानी ले जाए। वैसे ही आप भी अगर अपनी लाइफ को ऐसे बस छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ जो है आपकी सोच विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी इमोशंस, इन सब से चलती जाएगी। यानी कभी आपके दिमाग में कुछ गलत तो फिर आपकी लाइफ गलत, आपने कुछ अच्छा किया तो फिर वैसा होगा। तो डेफिनेटली आपके ऊपर है, आप उसे पूरी तरीके से सरेंडर कर दो या फिर उसे कंट्रोल करके रखो। डन, ओके।
हेयर टुडे देयर टुमारो, अब हेयर टुडे देयर टुमारो उसका ही कंटिन्यूएशन है कि या फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी आप कभी आज यहाँ हो तो कल वहाँ हो, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आप कभी भी कहीं भी भटक रहे हो बिकॉज आपको फेथ नहीं है, आप प्रॉपरली समझ नहीं पाए आपको क्या करना है। Cosmic intelligence is infinitely more subtle, smart, organized and selfless than individual intelligence। तो एक जो पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है ना कहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत सटल सी है, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े लेवल पे नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, और आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी नहीं होती। एंकर योर शिप इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ रोइंग, हैव फेथ। अगर आप जो है अपनी नाव को चला चला कर थक गए हो, अपनी लाइफ को चला चला के थक गए हो, तो डेफिनेटली आप उसे एंकर कर दो, कहीं पे बांध दो, यानी लाइफ को वहीं पर कहीं ना कहीं से बांध दो किसी चीज से, और विश्वास रखो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। डन। तो फेथ क्या है उस पे ये बहुत ही ब्रिलियंट सा पैराग्राफ था। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस देखते हैं। फेथ ब्लैंक, यानी आपको यहाँ पे फिल करना ऑप्शन को ताकि वो कंप्लीट हो जाए। फेथ डज नॉट डिपेंड ऑन रैशनल एंड लॉजिक, फेथ इज अ पर्सनल स्टैंड, फेथ फिल्स अस विद जॉय एंड पीस, या ऑल ऑफ द अबव। तो फेथ डज नॉट डिपेंड ऑन रैशनल एंड लॉजिक, बिल्कुल ये दिया हुआ है कि रैशनल और लॉजिक का कोई जगह नहीं होता है फेथ में, तो ए तो सही है। फेथ इज अ पर्सनल स्टैंड, डेफिनेटली आप पर्सनली क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो किसी चीज के लिए, वो एक विश्वास की ही बात है। और फेथ फिल्स अस विद जॉय एंड पीस, डेफिनेटली अगर आप सच में फेथ है आपके अंदर, आप में विश्वास है, तो आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हो, एक शांति सी महसूस होती है अंदर से, दैट इज व्हाट इज फेथ। तो ऑल ऑफ द अबव आर दी वंस जो आप यहाँ फिल कर सकते हो, इसीलिए ये सही आंसर होगा। डन। ओके, 8th पे आते हैं। हेयर टुडे देयर टुमारो रेफर्स टू, जो अभी लाइन पढ़ी हमने कि हेयर टुडे एंड देयर टुमारो, इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू आर थॉट्स, हमारी सोच को रेफर कर रहा है, रेफर्स टू आर फेथ, हमारे विश्वास को कर रहा है, आर इमोशंस या फिर आर डिजायर्स। ठीक है, तो हमारी जो इमोशंस और डिजायर्स वाली बात है वो एक साथ दी हुई है, राइट? तो आप यहाँ पर दोनों में से चूज नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर आर फेथ है, यानी कि हेयर टुडे देयर टुमारो, आपका जो विश्वास है उस पर जो है रेफर किया गया है, व्हाट? हेयर टुडे देयर टुमारो। क्लियर? ओके, 9th पे आते हैं। Which of the following words means the same as proof? इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रूफ से मिलता जुलता मीनिंग है? ट्रांजिएंट तो टेम्परेरी है, प्रोवोकिंग जो उत्तेजित करता है, रैशनल यानी लॉजिकल, और एविडेंस यानी कि सबूत। ठीक है, तो एविडेंस जो है वो प्रूफ का वर्ड है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज सेलेस्टियल। अभी दिया ना सेलेस्टियल, मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस दिया था, कॉस्मिक ही होता है सेलेस्टियल। ठीक है, सो एंकर, कॉस्मिक, इम्पर्मियंस, इटर्नल, तो यहाँ पर सेलेस्टियल के लिए वर्ड हो जाता है कॉस्मिक, कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो वर्ड यूज किया। नेक्स्ट है व्हेन यू हैव फेथ यू ब्लैंक, जब आपको विश्वास होता है आप क्या करते हो? यू लेट गो ऑफ योर वरीज ऑफ द फ्यूचर, जो भी आपके आगे की सोच है, टेंशन है, वो आप लेट गो करते हो। यू लेट गो ऑफ योर गिल्ट ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट में आपको गिल्ट है, जो भी शर्मिंदगी है, उसको लेट गो करते हो। यू रिमेन कमिटेड टू अ लाइफ ऑफ गुडनेस एंड एक्शन, अगर आप में विश्वास होता है तो आप अच्छाई, एक्शंस, कर्म में अपनी लाइफ को दे देते हो, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट आंसर है। डन। ओके, 12th है द सफरिंग इज प्राइसलेस एज इट ब्लैंक्स। भाई सफरिंग भी अनमोल है, कैसे पढ़ा हमने अभी, सबसे बेहतरीन लाइन है वो, क्योंकि इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, यस, बिकॉज इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन यू, डेफिनेटली। सो आपको जो सफरिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मदद करती हैं, क्योंकि ये प्राइसलेस है, क्योंकि आप जो है स्ट्रेंथ गेन करते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट कर पाते हो। सो बोथ ए एंड बी जो है ये आपका सही आंसर है। डन। ओके, अब हम आएंगे पोम्स पे। तो पैसेजेस आर डन, आई होप लेंदी थे बट यू अंडरस्टूड कि किस तरीके के पैसेज थे। वैसे ये दोनों बहुत एंटायरली डिफरेंट थे, राइट? एक बहुत ही ज़्यादा फैक्ट वाली बात कर रहा था, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन बता रहा था। सो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ पैसेजेस आप एक्सपेक्ट करो, बस इसकी लेंथ जो है बहुत छोटी हो जाएगी। डन। ओके, अब हम पढ़ेंगे पोएम्स। पहली पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सो यू हैव टू रीड बोथ द पोएम्स, आगे एक और है, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग कहता है, whose words these are I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। अब यहाँ पोइट कह रहे हैं कि ये किसके वुड्स हैं, लाइक यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो किसके हैं? मुझे लगता है कि मुझे पता है, और ये जो घर है वो कहाँ है? गाँव में है, इट इज इन द विलेज दो। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर रुका हूँ, और वो भी क्यों रुका हूँ? क्योंकि मुझे जो गिरती हुई बर्फ है वो देखनी है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, इनका एक घोड़ा है, एक छोटा सा घोड़ा है, जो कि सोचेगा कि मतलब क्या हो गया मेरे मालिक को, यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही क्वायर यानी कि स्ट्रेंज चीज है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि भाई वहां पर कोई घर ही नहीं है, फार्म हाउस भी नहीं है आसपास, तो ये क्यों रुक रहे हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वो भी कहाँ पर? बहुत ही ज्यादा एक लकड़ियां हैं और एक फ्रोजन लेक है, जम चुका है लेक, यानी इतनी ठंड है, उसके बीचों बीच यहाँ पे क्यों रुके मेरे मालिक, वो देखकर वो शॉक्ड होगा, उसको स्ट्रेंज लगेगा।
द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा अंधेरे वाली इवनिंग है, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है, रहने के लिए कोई घर भी नहीं है आसपास, बर्फ गिर रही है, इतनी ठंड है, तो यहाँ पर हम बीच में क्यों रुक गए हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। और जो ये हॉर्स है उसको ना यहाँ पे घंटियां लगी हुई हैं, बेल्स लगी हुई हैं, तो वो एकदम से हिलता है ताकि वो उस घंटी की आवाज़ से ये पूछ सके कि भाई क्या हो गया है, लाइक कोई गलती हो गई है क्या जो हम यहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने का कोई रीज़न नहीं है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. तो यहाँ पोइट कहते हैं कि सिर्फ और कोई आवाज़ अगर वहाँ आ रही थी ना तो वो आ रही थी जो बिल्कुल विंड चल रही है, तेज़ी से हवा चल रही है बिकॉज ठंड है, और जो डाउनी फ्लेक यानी जो स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं थोड़े बहुत, बस वो थोड़ी बहुत जो आवाज़ है वो आ रही है। वुड्स आर लवली, बहुत प्यारा सा सीन है, बहुत अच्छी लग रही है लकड़ियाँ, डार्क एंड डीप, बहुत डार्क कलर की है और बहुत डीप है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट पोइट को जो है बहुत काम करने हैं, उन्हें सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि पोइट यहाँ पर कहीं जाने के लिए निकले हैं, ठीक है, उनको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना है, कि कोई इनका गोल है सपोज। अब उस गोल की तरफ जब ये जा रहे हैं ना तो बीच में इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गिरती हुई स्नो, बहुत ही प्यारा एक फ्रोजन लेक और बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स, और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो रुक जाए, लाइक घर भी नहीं है। और ऐसी जगह पे जब वो खड़े हैं ना तो वो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि मतलब यहाँ मैं और खड़ा हो जाऊँ, बट फिर इनको याद आता है कि नहीं, मुझे तो अपना गोल पूरा करना है, मुझे डेस्टिनेशन पे पहुँचना है अपने, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से निकलता हूँ, और वो अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। तो ले दे के पोइट आपको ये समझा रहे हैं कि आप भी लाइफ में जब कुछ ना कुछ गोल बना लेते हो, आप कुछ काम कर रहे होते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, लाइफ में रास्ते में बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो टेम्पटेशंस की तरह एक्ट करेंगी। आपको उन डिस्ट्रैक्शंस जो कि बड़े सुंदर लगते हैं, फैसिनेटेड लगते हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनको देखकर इग्नोर कर कर आगे बढ़ते रहना है। तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जब आप कुछ काम कर रहे हो, बट आपके ऊपर है कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उन डिस्ट्रैक्शन से भटक जाते हो या फिर आगे बढ़ते रहते हो। डन, ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पे, व्हाई डज द पोइट स्टॉप इन बिटवीन हिज जर्नी। भाई ऐसा क्या हो गया जो पोइट यहाँ पर अपनी जर्नी के बीच में रुक गए। टू स्टे इन द हाउस, क्योंकि वहां पर एक घर था जिसमें वो रहना चाहते थे। टू वॉच द फॉलिंग स्नो, क्योंकि वो गिरती हुई बर्फ देखना चाह रहे थे। टू रिकॉल द ओनर ऑफ द वुड, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि इस वुड का ओनर कौन है। टू हियर द हार्नेस बेल, क्योंकि उनको बहुत टाइम से लग रहा था कि यार ये जो मेरा हॉर्स है उसकी घंटी सुनाई नहीं दे रही, तो मैं कुछ करता हूँ ऐसा जिससे मैं सुनाई दे। तो डेफिनेटली ऑप्शन जो ए है और डी है वो तो एलिमिनेट हो ही जाता है, घर वहाँ था नहीं, बेल वाला कोई रीजन बनता नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए भी एलिमिनेट कर दोगे। आंसर है टू वॉच द फॉलिंग स्नो, यानी कि जो भी दृश्य है, जो व्यू है, वो एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इसलिए वो रुक गए। क्लियर, ओके। अब आते हैं 14th पे, व्हाई द हॉर्स मे बी सरप्राइज्ड at the unscheduled stoppage, यानी why was the horse surprised या why the horse was surprised, ऐसा कर लीजिए इसको, at the unscheduled stoppage। भाई इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि वहाँ रुकने वाले, फिर क्या हो गया ऐसा कि एकदम से हॉर्स वहाँ रुक गया। इट वॉज अ वेरी लोनली प्लेस, क्योंकि वो बहुत ही अकेली सी जगह थी इसलिए रुक गए। इट वॉज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ये पूछा है कि जो हॉर्स है वो क्यों सरप्राइज हो गया, ठीक है, तो बहुत ही खाली खाली जगह थी इसीलिए हॉर्स सरप्राइज था। बिकॉज ये महीने का मतलब पूरे साल का सबसे ज़्यादा ठंड वाला महीना था। बिकॉज इट वॉज अप्रोचिंग डार्कनेस ड्यूरिंग वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेज, क्योंकि वन ऑफ दी सबसे कोल्डेस्ट डेज था, तभी डार्केस्ट इवनिंग बोलिए तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता। देयर वॉज रिस्क ऑफ बैंडेट्स, क्योंकि यहाँ पे डाकू आ सकते थे, उसका डर था, इसीलिए वो हॉर्स डर गया था। तो देखिए यहाँ पर लोनली प्लेस, कोल्डेस्ट मंथ और बैंडेट्स की बात नहीं की है, बट डायरेक्टली आपको ऑप्शन सी जरूर बताया पोएम में कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो सकता था, आने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का समय है ये, इसीलिए वो शॉक्ड था कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा जो मालिक है वो रुक गया। क्लियर, ओके। 15th पे आते हैं, What did the poet do at last? फिर फाइनली पोइट ने क्या किया आखिर में? He went inside the farmhouse, वो फार्म हाउस में अंदर चले गए। Sat there watching the snow, वहाँ बैठ के जो स्नो गिर रही है उसको देखने लगे। Resumed his onward journey, आगे चलने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की। Waited there for the horse, वहाँ पे रुक गए और वेट कर रहे थे अपने हॉर्स के लिए। पहली बात उनका हॉर्स कहीं गया नहीं है, दूसरी बात कोई फार्म हाउस वहाँ था नहीं, तीसरी चीज़ वहाँ पे स्नो जो फॉल है वो देखना चाहते थे खड़े होकर, बट नहीं देखा क्योंकि उनके पास और भी काम थे, उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी बिफोर ही स्लीप्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी रिज्यूम्ड हिज ऑनवर्ड जर्नी इज द करेक्ट आंसर, यानी अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट किया। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट है हाउ इज द वेदर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पर्टिकुलर पोएम में जो मौसम है वो कैसा डिस्क्राइब किया है। इट इज़ नॉट प्लेजेंट, इट इज़ वेरी कोल्ड। जो वेदर है वो बहुत अच्छा नहीं है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सुहाना नहीं है। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक्सट्रीमली प्लेजेंट, बहुत 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 प्यारा मौसम है। सनी है यानी सूरज है, धूप निकली हुई है, और रेनी है कि बारिश हो रही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्लेजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तभी तो स्नो गिर रही है। क्लियर? ओके। अब आते हैं 17th पे। वाई डज द हॉर्स फील परटर्ब्ड, यानी कि उसको एकदम से कंफ्यूजन क्यों आता है कि ये क्या हो गया, लेकिन एकदम से उसको वियर्ड क्यों लगता है ये। एज ही हैज टू वर्क अ लॉट, क्योंकि उसको बहुत काम करना है। एज देर आर सो मेनी वर्ड्स, क्योंकि आसपास इतनी लकड़ियां हैं कि वो शॉक्ड है देखकर कि भैया इतने सारे वर्ड्स यहाँ पे क्यों हैं। इट वॉज डार्क एंड द वेदर वॉज अनप्लेजेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला था और बहुत अजीब सा वेदर था, बहुत ठंडा वेदर था। एज ही कांट स्लीप, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। तो भैया वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको यही था कि अंधेरा होने वाला है, वेदर इतना खराब है, आसपास कोई घर भी नहीं है, तो फिर क्यों रुक गए मेरे मालिक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी? ओके। 18th है वाई इज द पोइट्स एक्ट कॉल्ड स्ट्रेंज हेयर। यहाँ पे क्वायर, QUER वर्ड स्ट्रेंज वर्ड के लिए क्यों यूज किया गया है, क्यों बोला है स्ट्रेंज। देर इज नो हॉर्स इन द विसिनिटी सो इट वॉज एब्सर्ड टू स्टे देयर, बिकॉज आसपास कोई घोड़ा नहीं था इसीलिए अजीब बात थी वहां पर रुकना। देर इज नो जंगल इन द विसिनिटी सो इट वॉज एब्सर्ड टू स्टे देयर, वहां आसपास कोई जंगल नहीं था इसीलिए वहां पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था। देर इज नो होटल इन द विसिनिटी सो इट वॉज एब्सर्ड टू स्टे देयर, वहां पे कोई होटल नहीं था इसीलिए वहां पर रुकना सही नहीं था। देर इज नो फार्म हाउस इन द विसिनिटी सो इट वॉज एब्सर्ड टू स्टे देयर, डेफिनेटली वहां कोई फार्म हाउस नहीं था तो कोई रुकने का मतलब नहीं, यानी कोई जगह ही नहीं थी रुकने के लिए, तो क्या मतलब है। तो फार्म हाउस वाली बात आपको मेंशन की, आपको होटल, जंगल, हॉर्स कुछ नहीं बताया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन? ओके। अब आते हैं 19th पे। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे। तो ये सिर्फ एक ही पोएम है इस वाले वीडियो में, इस पे सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे, पोएट क्या बताना चाह रहे हैं मैंने बता दिया है, वैसे फिर पढ़ लेते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल, वो बोलना चाहते हैं कि जिंदगी बड़ी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। वी मस्ट नॉट गेट फैसिनेटेड टू द वर्ल्डली प्लेजर्स, हमें आसपास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो हमको बड़ी अच्छी लगेंगी और हम शायद भटक जाए अपने गोल से, तो उन सब चीज़ों से हमको फैसिनेट नहीं होना है, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि वो उस वक्त सही ना हो। वी मस्ट वर्क हार्ड इन लाइफ, हमें अपने लाइफ में मेहनत करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट बी इम्पल्सिव, हमें एकदम से इम्पल्सिव होकर यानी तुरंत से डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखे वर्ल्डली प्लेजर्स, उसको देखकर खुश होकर भटकना नहीं चाहिए। क्लियर? ओके। अब आ जाओ 20th पे। विच साउंड्स आर मेंशन इन द लास्ट स्टांजा। आखिरी स्टांजा में कौन कौन से साउंड्स मेंशन किए हैं, तो वो नहीं स्वीप वाली लाइन है जो विंड वाली और फ्लेक्स वाली, वो। सो पीपल शाउटिंग, हॉर्स क्राइंग, चॉपिंग ऑफ वर्ड, ब्लोइंग विंड्स एंड द फ्लोइंग फॉलिंग स्नो। तो कोई लोग नहीं चिल्ला रहा है, हॉर्स रो नहीं रहा है, कोई वुड नहीं कट हो रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ब्लोइंग विंड्स एंड फॉलिंग स्नो है, जिसकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है लास्ट स्टांजा में। डन? ओके। अब है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड एज सेम एज स्ट्रेंज। हम ऑलरेडी जानते हैं स्ट्रेंज के लिए वर्ड है क्वायर, सो इट इज ऑप्शन ए। फ्रोजन तो मतलब जमा हुआ, हार्नेस जो कि बांधा हुआ रहता है, और डाउनी जो नीचे गिर रही है फ्लेक्स, उसकी बात की है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ए, क्वायर। क्लियर? ओके। अब आते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड एज सेम एज फॉलिंग स्नो। फॉलिंग डाउन, स्नो के लिए फ्लेक्स, ठीक है। सो डार्क एंड डीप, फ्रोजन लेक, इजी विंड, डाउनी फ्लेक। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी, डाउनी फ्लेक। क्लियर? सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपकी इस पर्टिकुलर पोएम पे। आई थिंक यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है, बस वही मैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए पोएम समझनी पड़ती है। अदरवाइज पोएम इज मच आई गेस इजियर एज कम्पेयर टू द पैसेज, अगर इसी लेवल का आता है तो, ठीक है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ अचीवर सेक्शन बेस्ड ऑन टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी नाइसली, और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ऑल्सो वेन वील सॉल्व PYQs एंड स्टाफ, पुराने क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो आपको और पैसेजेस और पोम्स मिल जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। बट तब तक के लिए कोशिश करनी है कि जितने भी पैसेजेस पोम्स कर सकते हो करो सॉल्व, ताकि आपको कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है वो बहुत हैबिट हो जाए आपकी पढ़ के समझने की। ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स। क्लियर? ओके। So with this we are done with the discussion of the topic, but we are left with the discussion of the website, because in the beginning I promised you कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बाकी के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो on our channel. So what you have to do is you have to just go to Google, type magnetbrains.com. As you would type this and open this page is going to be there on your device. और जैसे ही आप इस पेज को देखते हो ना, आप ये कोर्स वाली लिस्ट देख लो. That is you get a lot of things that you can understand, explore and
obviously prepare yourself for from this platform that is Magnet Brains. तो आप क्या कर सकते हो, आप बस सिलेक्ट कर लो जो आपको पढ़ना है. So you get English medium का curriculum under CBSE English medium, you get हिंदी medium का curriculum under CBSE हिंदी medium, spoken English course जिस पे क्लिक करके आप definitely अपनी English को fluent बना सकते हैं, NTSC Olympiad by which you can just understand the competitive level और आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. IIT JEE NEET UPSC इन सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी काफी पता है सबके बारे में. Also there are other exams like SSC, RB, bank and everything, so you can prepare yourself for these competitive exams also in a very nice manner, again free of cost and in a brilliant way by watching the videos जो कि present है on Magnet Brains. So yeah, what are you waiting for? Just go to Google, type magnetbrains.com, click on any one and you get the videos. Now how it is to be done? आपको बस choose करना है जो पढ़ना है. Suppose you clicked on Olympiad, ठीक है, you will get the list of subjects in front of you. Click on the subject जिसके आपको topics देखना है. Suppose you clicked on 10th IEO. As you do that, you get a list of topics. Click on the topic जिसका video देखना है. Suppose you want to watch syllabus overview, click करो. जैसे ही click करोगे, you get the video in front of you. So इतना आसान होता है videos तक पहुंचना, just करना होता है click कहाँ पर magnetbrains.com पे जाके. So yeah, this is definitely going to make your kind of process very easy and it will save your time. So go and visit the website for sure. Done? Okay. So with this we are done with the discussion of today's topic, and with this we have ended comprehension as like discussion ka topic, and we have to start a new topic with which we are going to meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.